रामलाल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ नैनीताल के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। शादी को 5 साल होने को आए, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। इस वजह से वो और उनकी धर्मपत्नी सविता बहुत चिंतित और परेशान रहते थे। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि रामलाल जी की सरकारी जॉब थी। वो रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी करते थे। बस कमी थी तो एक औलाद की। कहाँ कहाँ नहीं गए दोनों पति पत्नी, हर मंदिर, हर दरगाह, हर चौखट पर जाकर माथा टेका, लेकिन भगवान ने उनकी एक न सुनी। इसी तरह से 2 साल और गुजर गए। दोनों पति पत्नी तो जैसे हार मान चुके थे। शायद औलाद का सुख हमारे भाग में है ही नहीं। लेकिन तभी कुछ वक्त के बाद, देर से ही सही, भगवान ने उनकी सुनी और सविता की गोद भर गई। उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बहुत धूमधाम से उसका जन्म उत्सव मनाया गया। गरीबों फकीरों सबको भोजन खिलाया गया। वैसे तो कहने को रामलाल जी के पास सब कुछ था, लेकिन औलाद के बिना सब कुछ अधूरा सा था। लेकिन भगवान ने अब उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। वो बच्चों को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चे को प्यार से ही पालते हैं, लेकिन क्योंकि नंदू तो अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थी और धन धान्य से संपन्न होने के कारण उसकी परवरिश और भी अच्छे तरीके से हो रही थी। वक्त बीतते देर नहीं लगती। देखते ही देखते नंदू 3 साल का हो गया। अब उसका स्कूल में दाखिला कराया गया। वो स्कूल जाने लगा। शुरू में तो नंदू सविता जी को स्कूल जाने में बहुत परेशान करता था, जैसे कि हर बच्चा करता है। लेकिन धीरे धीरे वो समझदार हो गया और खुद से तैयार होकर स्कूल जाने लगा। इतना ही नहीं, अब तो वो अपने माँ के काम में भी हाथ बटाने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नंदू भी 16 साल का हो चुका था। उसने अपने माध्यमिक की परीक्षा भी पास कर ली। पर अचानक वक्त ने करवट बदली। रामलाल जी की पोस्टिंग कोलकाता में हो गई। ना चाहते हुए भी उन्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कोलकाता आना पड़ा। वो साल में 1 या 2 बार ही अपने बीवी बच्चों से मिलने नैनीताल जा पाते। वैसे तो रामलाल जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी बैठकर खाने से तो कुबेर का धन भी खाली हो जाता है। इसलिए वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपने मन को मार लिया, ये सोचकर कि कुछ साल के बाद जब बेटा कमाने लगेगा तो हमारे बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा और मैं ऐश की जिंदगी जीऊंगा। यही सब सोचते सोचते वक्त बीत गया और 10 साल गुजर गए। नंदू आज पूरे 26 साल का हो चुका था। इन्हीं 10 सालों के अंतराल में नंदू अपनी पढ़ाई के सिलसिले में 1-2 बार मुंबई भी गया था। उसे वहाँ पे कोई लड़की पसंद आ गई और उसने अपने माँ बाप को बिना बताए उससे शादी कर ली। नंदू के बाबूजी लगभग 60 बरस के हो चुके थे। वैसे तो उनके रिटायरमेंट में अभी 5 साल बाकी थे, लेकिन अब उनसे परिवार की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अब अपना बुढ़ापा अपने परिवार के साथ आनंद से गुजारेंगे। इसी ख्याल से उन्होंने अपने घर पर फोन किया और अपनी पत्नी से कहा कि बेटा अब शादी के लायक हो गया, उसकी शादी वादी नहीं करना क्या? पत्नी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो जी, ठीक है, आने दो उसको काम से, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। ये कहकर सविता जी अपने काम में लग गईं। रात को जब बेटा घर आया तो माँ ने उससे पूछा कि बेटा शादी वादी नहीं करनी क्या? आज तेरे बाबूजी का फोन आया था तो वो कह रहे थे अब बेटे की शादी करनी चाहिए। तेरा क्या विचार है बेटा? अरे माँ, इतनी जल्दी भी क्या है, शादी ही करनी है तो कर लूंगा, कहकर वो टाल गया। आज भी उसने माँ को ये बात नहीं बताई कि उसने शादी कर ली है। उसे मन में इस बात का डर था कि माँ बाबूजी पता नहीं क्या सोचेंगे ये बात सुनकर कि मैंने शादी कर ली है उन्हें बिना बताए, और ऊपर से लड़की बंगाली है। क्या वो उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? इन्हीं सब कश्मकश में वो अब भी चुप था। नंदू की माँ ने उसके बाबूजी को फोन करके बताया कि आपका नंदू अभी शादी के लिए मना कर रहा है। उसके बाबूजी ने पूछा कि क्यों, आखिर क्या वजह है? कुछ बताया उसने? किसी से प्यार करता है क्या? अगर हाँ तो हम उसकी शादी उसी से करवा देंगे। तब सविता जी बोली ऐसा तो कुछ नहीं कहा, एक काम करो आप खुद ही उससे पूछ लो, शायद आपको बता दे। ठीक है, उसे फोन दो। हाँ बाबूजी प्रणाम, खुश रहो बेटा। तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम शादी नहीं करना चाहते, वजह क्या है? अगर किसी से प्यार करते हो तो बताओ बेटा, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब नंदू और झूठ नहीं बोल पाया और उसने असलियत बता दी। बाबूजी मैंने मुंबई में शादी कर ली है, लड़की हमारी जाति की नहीं है, बंगाली है। ये सोचकर मैं बताने में डर रहा था कि आप लोग पता नहीं स्वीकार करोगे या नहीं। ये सुनकर बाबूजी को धक्का तो लगा, लेकिन ये सोचकर कि बच्चा है उन्होंने माफ कर दिया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम धूमधाम से सभी रिश्तेदारों के सामने तुम्हारा पुनर्विवाह कर देंगे। नंदू ने कहा कि ठीक है बाबूजी, अब मैं फोन रखता हूँ। नंदू के बाबूजी ने सोचा अब तो बहू भी आ जाएगी, बिना सूचना के ही घर जाकर सबको सरप्राइज कर देता हूँ, सब बहुत खुश हो जाएंगे। यही सोच
सोचकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मन में कई उमंगे लिए रामलाल जी ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने से पहले ही रामलाल जी ने बहू के मायके वालों से शादी की बात भी कर ली थी। पंडित से कहकर शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया था। शादी अगले 7 दिनों के बाद होने वाली थी। नंदू से भी कह दिया था कि हम बारात लेकर मुंबई जाएंगे और बहू को विदा कराकर अपने घर लाएंगे। बहुत सारे सपने रामलाल जी ने देख लिए थे। घर में बहू आ जाएगी, बहू के हाथों का स्वादिष्ट खाना और गरम गरम खाना मिलेगा। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी सैर पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, पोता पोती आंगन में खेलेंगे, तुतलाती भाषा में मुझे दादा और उसे दादी बुलाएंगे। सपने देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब नैनीताल आ गया। रामलाल जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ये सोचकर कि वो कितने सालों के बाद हमेशा के लिए घर लौट रहे हैं। घंटी बजी। सविता जी ने चौंक कर अपने मन ही मन में कहा, सुबह सुबह कौन होगा? अरे आप अचानक आने की इतला भी नहीं की। क्यों, तुम्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर खबर कर देते तो मैं किसी को स्टेशन भेज देती। ठीक है, नंदू कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रहा है। अच्छा बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने समधी जी से बात कर ली है, पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लिया है। आज से ठीक 7 दिन के बाद शादी है। वक्त ज्यादा नहीं है। सारे रिश्तेदारों को खबर करनी है। बहू के लिए कपड़े गहने सब लेने हैं। आखिरकार हमारे एकलौते बेटे की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। धूमधाम से बारात लेकर जाएंगे और बहू को घर ले आएंगे। अभी रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं, कल से तैयारी में लग जाएंगे। हाँ ठीक है। दूसरे दिन सुबह रामलाल जी सविता जी से, अरे भगवान, उठना नहीं है क्या? सुबह के 5 बज गए। अरे आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं, मुझे और सोना है। जब से कोलकाता गया हूँ नींद जल्दी खुल जाती है, क्योंकि वहाँ धूप भी जल्दी आ जाती है। और छोटू उठते साथ ही मैस से चाय ले आता है, इसलिए जल्दी चाय पीने की आदत हो गई है। अगर एक कप चाय मिल जाती तो। आप बहुत तंग करते हैं, आप खुद ही चाय क्यों नहीं बना लेते? रामलाल जी ठीक है बोलकर चाय बनाने चले गए। थोड़े दुखी हुए ये सोचकर कि सविता कितनी बदल गई। पहले मेरी एक आवाज पर जो हाजिर खड़ी रहती थी, वो आज मुझसे मुंह फेर रही है। लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 4 दिन की बात है, बाद में तो बहू आ जाएगी। सुबह सुबह बहू के हाथों की चाय मिलेगी और एक अलग से सुख की अनुभूति होगी। शादी की सारी तैयारियां हो गईं। सारे रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया गया। अब शादी में मात्र 3 दिन ही बचे थे। एक दिन शाम को रामलाल जी ने सविता से कहा कि चलो थोड़ी पार्क की सैर करके आते हैं, साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। तो सविता जी ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि ये उनकी किटी पार्टी जाने का समय है। रामलाल जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर दुख का भाव आने न दिया और अकेले ही सैर के लिए चल पड़े। नंदू के बाबूजी को अब अंदर से बहुत घुटन महसूस होने लगी। बेटा भी रात को आता और सीधे कमरे में जाकर सो जाता, ना तो हालचाल पूछता और ना ही कोई बात करता। पत्नी भी बस अपने ही काम में लगी रहती। वक्त की रस्सी बहुत बड़ी हो गई थी। अब किसी के पास उनके लिए वक्त नहीं था। उन्हें एहसास हो गया था कि इस घर में उनकी जगह टूटे फूटे बेजान फर्नीचर की तरह, जो कि स्टोर रूम में पड़ा रहे, वैसी हो गई है। वैसे तो उनके सारे अरमान टूट चुके थे, फिर भी एक बार वो अपनी बहू का बर्ताव भी देखना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ रुके हुए थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। बहू भी दुल्हन बनकर घर आ गई। शादी के ठीक दूसरे दिन रामलाल जी अपनी बहू से बोले, बेटा एक कप चाय पिला दो, अपने हाथों की बनी हुई। मुझे चाय बनानी नहीं आती है, आप खुद ही बना लीजिए और पी लीजिए, मुझे ऑफिस जाना है, देरी हो रही है। पीछे से सविता जी कहती हैं, ठीक ही तो कह रही है बहू, आप खुद क्यों नहीं बना लेते चाय? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देरी हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी। नंदू चुपचाप खड़े होकर ये सब देखता रहा, लेकिन अपनी पत्नी शीला से उसने कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हें बाबूजी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। बाबूजी की आंखों में आंसू की धारा थी। क्या सोचा था और क्या हो गया? कितने सपने, कितने अरमान लेकर वो इस्तीफा देकर अपने घर वापस आए थे और ये सोचकर कि अपने बुढ़ापा अपने परिवार के साथ बिताऊंगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। अब रामलाल जी सारा दिन एक कमरे के कोने में पड़े रहते, किसी से कुछ बोलते ना कहते। सारा दिन बुखार की हालत में खाली चाय पर जी रहे थे। कई दिनों तक नहीं खाने के वजह से वो अंदर से बहुत ही कमजोर और खोखले हो गए थे। घर का कोई भी सदस्य उन्हें देखने तक नहीं जाता था, कमरे में ये जानने के लिए कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। एक दिन रात को रामलाल जी की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। उनकी खांसी रुक ही नहीं रही थी, तब भी उन्हें कोई भी देखने नहीं आया। लेकिन खांसी की वजह से उनकी बहू की नींद टूट गई और वो चिल्लाती हुई आई और कहने लगी, आपको तो कोई काम धाम है नहीं, लेकिन मुझे सुबह ऑफिस जाना है। रामलाल जी को उस समय खून की उल्टियां हो रही थीं। बजाय उनकी चिंता करने के वो चिल्ला रही थी, नंदू मुझे लगता है इन्हें किसी बड़ी बीमारी ने घेर लिया है, या तो इस घर में रहेंगे या फिर मैं। एक काम करो, इन्हें किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दो। तुम परेशान मत हो, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, हो सकता है कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए।
नंदू सुबह डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने जांच की तो बताया कि मुझे शक है कि इनको टीबी हो गई है, एक बार टेस्ट करवा लीजिए। जांच के बाद पता चला कि रामलाल जी टीबी से पीड़ित हैं। अब बहू शीला से रहा नहीं गया। देखो मैं कह देती हूँ, या तो ये रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। इनकी बीमारी के जम्स मुझे लग गए तो सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दो। बहू तुम परेशान मत हो, मेरे कंधे बूढ़े हुए हैं, उम्मीद टूटी है, शरीर से बीमार हूँ। भले ही मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन फिर भी भुजा में इतना बल है कि आज भी अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जब मेरी बीवी और मेरा बेटा ही मेरे ना हुए तो तुम तो फिर भी पराए घर से ही आई हो। ये कहते हुए उन्होंने कोलकाता फोन लगाया और पूछा क्या वो पोस्ट अभी भी खाली है। तो वहाँ से जवाब मिला कि हाँ, लेकिन रामलाल जी आप तो इस्तीफा देकर चले गए थे, फिर वापस नहीं, कोई जरूरत आन पड़ी है, बस ऐसे ही मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊंगा। जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो पेड़ छांव देते हैं बच्चे उन्हीं को कैसे काट देते हैं। जो बाप अपनी पाई पाई बच्चे को काबिल बनाने में लगा देता है, वही बच्चा उसके आखिरी पलों में सहारा देने से क्यों कतराता है। वो ये क्यों नहीं समझते कि जो आज हमारा है वह कल उनका होगा। आज हम बूढ़े हुए हैं, कल वो भी होंगे। उनकी बातें सुनकर पूरा घर हक्का बक्का रह गया, लेकिन रामलाल जी अब रुकने वाले न थे। वो चल पड़े अपने मंजिल की ओर। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। भैया आप तो जानते ही हैं कि बीना को दिल की बीमारी है, वो दूसरे का तो क्या अपना भी ख्याल नहीं रख पाती है। और मेरा तो टूरिंग जॉब है, हमारा माँ को रखना संभव नहीं हो पाएगा। भैया मैं माँ को रख तो लेती, लेकिन महीने भर बाद ही पिंकी पम्मी की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। घर भी छोटा है, इसलिए चाहकर भी मैं माँ को अपने साथ रख पाने में असमर्थ हूँ। दिनेश और दीपा से लगभग एक सा उत्तर सुनकर दीपेश एकाएक सोच नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। पुत्री अंकिता की मई में डिलीवरी है। उसके सास ससुर के न होने के कारण बड़े आग्रह से विदेशवासी दामाद आशुतोष और अंकिता ने उन्हें कुछ महीनों के लिए बुलाया था। टिकट भी भेज दिए थे। अनुपमा का कहना था कि 6 महीनों की ही तो बात है, कुछ दिन मम्मी जी भैया या दीदी के पास रह लेंगी। इसी आशय से उन्होंने दोनों जगह फोन किए थे, किंतु दोनों जगह से ही सदा की तरह नकारात्मक रुख पाकर वो परेशान हो उठे थे। अनु अलग मुंह फुलाए बैठी थी। अम्मा जी पिछले 30 वर्षों से हमारे पास रह रही हैं, और अब जब 6 महीने उन्हें अपने पास रखने की बात आई तो एक की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरे का घर छोटा है। हमारे साथ भी इस तरह की अनेक परेशानियां कई बार आई, पर उन परेशानियों का रोना रोकर हमने तो उन्हें रखने के लिए कभी मना नहीं किया। क्रोध से बिफरते हुए अनु ने कहा, दिनेश सदा माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से कोई न कोई बहाना बनाकर बचता, और जब भी दीपेश कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते तो वो बनने से पूर्व ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। यदि वो माँ को साथ भी ले जाना चाहते तो वो कह देती कि बेटा इस उम्र में मुझसे अब घूमना फिरना नहीं हो पाएगा। वैसे भी तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो माँ को कभी भी अकेला छोड़कर कहीं जा नहीं पाए, और ना ही माँ ने कभी अपने मन से उन्हें कहीं घूमने जाने को कहा। उन्हें याद ही नहीं आता कि वे कभी अनु को कहीं घुमाने ले गए हों। आज अंकिता ने उन्हें बुलाया है, तब भी यही समस्या उठ खड़ी हुई है। पोती को ऐसी हालत में अकेली जानकर इस बार माँ ने भी उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन दिनेश और दीपा के पत्रों ने उनकी समस्या को बढ़ा दिया था। अनु जहाँ इन पत्रों को पढ़कर क्रोधित हो उठी थी, वहीं माँ अपराध बोध से ग्रस्त हो उठी थी। उनकी समस्या को देखकर माँ ने आग्रह युक्त स्वर में कहा था, तुम लोग चले जाओ बेटा, मैं अकेली रह लूंगी। 6 महीने की ही तो बात है, श्यामा नौकरानी मेरे पास सो जाया करेगी। अनु और माँ का रिश्ता भले ही कड़वाहट से भरपूर था, पर समय के साथ उनमें आपस में लगाव भी हो गया था। शायद इसलिए माँ के शब्द सुनकर पहली बार अनु के मन में उनके लिए प्रेम उमड़ आया था, किंतु वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इस उम्र में भी उन्हें अकेले छोड़ने का उसका भी मन नहीं था। यही हालत दीपेश की भी थी। एक और पुत्री का मोह उन्हें विवश कर रहा था, तो दूसरी ओर कर्तव्य बोध उनके पैरों में बेड़िया पहना रहा था। अभी वो सोच ही रहे थे कि पड़ोसी रमाकांत ने घर में प्रवेश किया और उनकी उदासी का कारण जानकर बोले, बस इतनी सी समस्या के कारण आप लोग परेशान हैं, हमसे पहले क्यों नहीं कहा? वे जैसे आपकी माँ है वैसे ही हमारी भी तो माँ है। आप दोनों निश्चिंत होकर बेटी की डिलीवरी के लिए जाइए। माँ जी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। 6 महीने तो क्या, आप चाहें तो और भी रह सकते हैं। बार बार तो विदेश जाना नहीं हो पाता ना, अतः अच्छी तरह घूम फिर कर ही आइएगा। रमाकांत जी की बातें सुनकर माँ जी का चेहरा खिल उठा, मानो उनके दिल पर रखा बोझ उतर गया हो, और उन्होंने स्वयं रमाकांत की बात का समर्थन करके उन्हें जाने के लिए प्रोत्साहित किया। पुत्री का मोह उनसे वो करवा गया था जो वो पिछले 30 वर्षों में नहीं कर पाए थे। 2 दिन के बाद ही वे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। वो पहली बार घर से बाहर निकले, पर फिर भी मन में वो खुशी और उमंग नहीं थी। उन्हें लगता था कि वे अपना मन वहीं
नहीं छोड़कर कर्तव्यों की बेड़ियों में बंधे जबरदस्ती चले आए हैं। यद्यपि वो हर हफ्ते ही फोन के द्वारा माँ का हालचाल लेते रहते थे, लेकिन उन्हें यही बात बार बार चुप चुप कर लहूलुहान करती रहती थी कि आवश्यकता के समय उनके अपनों ने उनका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी भावनाओं को समझने से भी इनकार कर दिया। वहीं उनके पड़ोसी मित्र रमाकांत उनकी अनुपस्थिति में सहर्ष माँ की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन अपना है और कौन पराया है। खून के रिश्ते या आपसी आवश्यकताओं को निभाते दिल के रिश्ते कैसे हैं ये खून के रिश्ते जिनमें एक दूसरे के लिए प्यार, विश्वास, यहाँ तक कि सुख दुख में साथ निभाने की कर्तव्य भावना भी आज नहीं रही है। वे मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं कहाँ चली गईं? जब एक दूसरे के सुख दुख में पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा रहता था। दिनेश और दीपा उनकी मजबूरी में क्यों नहीं समझ पाए? वो अंकिता के पास महज घूमने तो जा नहीं रहे थे कि अपना प्रोग्राम बदल लेते या कैंसिल कर देते। माँ सिर्फ उनकी ही नहीं, उन दोनों की भी तो है। जब पिछले 30 वर्षों से उनकी देखभाल कर रहे हैं तो मात्र कुछ महीने उन्हें अपने पास रखने में उन दोनों को भला कौन सी परेशानी हो जाती। सुख दुख, हारी बीमारी, छोटी मोटी परेशानियां तो सदा इंसान के साथ लगी रहती हैं। इनसे डरकर लोग अपने कर्तव्यों से मुख तो नहीं मोड़ लेते। न्यूयॉर्क पहुंचने के 15 दिन के बाद ही दीपेश और अनुपमा नाना नानी बनने के सुख से अभिभूत हो उठे। अंकिता की पुत्री आकांक्षा को गोद में उठाकर एकाएक उन्हें लगा कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। अंकिता उनकी एकलौती पुत्री थी, उनकी सारी आशाओं का केंद्र बिंदु थी। उसका विवाह आशुतोष से इतनी दूर करते हुए बहुत सी आशंकाएं उनके मन में जगी थी, पर अपने मित्र रमाकांत के समझाने व अंकिता की आशुतोष में रुचि देखकर बेमन से विवाह तो कर दिया था, पर जाने अनजाने दूरी के कारण उससे न मिल पाने की बेबसी उन्हें कष्ट पहुंचा ही देती थी। लेकिन अब बेटी का सुखी घर संसार देखकर उनकी आंखें भर आई थीं। आकांक्षा भी थोड़ी बड़ी हो चली थी, अतः आशुतोष और अंकिता सप्ताहांत में उन्हें कहीं न कहीं घुमाने का कार्यक्रम बना लेते। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखकर वो चकित थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 102 मंजिली इमारत, वो भी आज से 67-68 वर्ष पूर्व कोई बना सकता है, और इतनी ऊंची इमारत भी कहीं कोई हो सकती है। टाइम स्क्वायर की चहल पहल देखकर लगा कि सचमुच ही किसी ने कहा है कि न्यूयॉर्क कभी सोता नहीं है। वहीं मैडम तुसाद म्यूजियम में मोम की प्रतिमाएं इतनी सजीव लग रही थीं कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मोम की बनी है। वहाँ की साफ सफाई, गगनचुंबी इमारतों, चौड़ी सड़कों व एलिवेटरों पर तेजी से उतरते चढ़ते लोगों को देखकर वे अभिभूत थे। वहाँ जीवन चल नहीं रहा था बल्कि दौड़ रहा था। आशुतोष और अंकिता ने मम्मी पापा के लिए वॉशिंगटन और नियाग्रा फॉल देखने के लिए टिकट बुक करने के साथ होटल की बुकिंग भी करवा दी थी। उनके साथ वे दोनों भी जाना चाहते थे, पर आकांक्षा की छोटी बेटी होने के कारण वो नहीं जा पाए। वॉशिंगटन में जहाँ कैनेडी स्पेस म्यूजियम देखा, वहीं व्हाइट हाउस तथा सीनेट की भव्य इमारत ने आकर्षित भी किया, और रूजवेल्ट मेमोरियल ने ये सोचने को मजबूर किया कि यहाँ के लोग इतने आत्म केंद्रित नहीं हैं जितना कि उन्हें प्रचारित किया जाता रहा है। अगर ऐसा होता तो ये मेमोरियल नहीं होते। नियाग्रा फॉल की खूबसूरती तो देखते ही बनती थी। हमारे होटल का कमरा भी फेल व्यू पर था। यहाँ आकर अनु तो इतनी अभिभूत हो गई कि उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती थी, मेरी सारी शिकायतें दूर हो गईं। जिंदगी का मजा तो हम पहले ले ही नहीं पाए, अब ले रहे हैं। मन करता है इस दृश्य को आंखों में भर लूं और खोलूं ही नहीं। उसका उतावलापन देखकर ऐसा लगता मानो वो 20-25 वर्ष की युवती बन गई है। वैसी ही जिद, प्यार और मनोहार। लगता था समय ठहर जाए, पर ऐसा कभी हो पाया है? समय की आबाद धारा को भला कोई रोक पाया है? देखते देखते उनके लौटने के दिन नजदीक आते जा रहे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदने प्रारंभ कर दिए। एक डिपार्टमेंटल स्टोर से दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर, एक मॉल से दूसरे मॉल के चक्कर काटने में ही सुबह से शाम हो जाती। सबके लिए उपहार खरीदना वास्तव में कष्टप्रद था, लेकिन इतनी दूर आकर सबके लिए कुछ न कुछ ले जाना भी आवश्यक था। वैसे भी विदेशी वस्तुओं के आकर्षण से भारतीय अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं। ये बात अनु को बेतहाशा शॉपिंग करने से स्पष्ट परिलक्षित भी हो रही थी। एक दो बार तो दीपेश ने उसे टोका तो वो बोली, जीवन में पहली बार तो घर से निकली हूँ, कम से कम अब तो अपने अरमान पूरे कर लेने दो। वैसे भी इतनी अच्छी चीजें भारत में कहाँ मिलेंगी। अब उसे कौन समझाता कि विकेंद्रीकरण के इस युग में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ का बाजार भी इस तरह की विभिन्न वस्तुओं से भरा पड़ा है, लेकिन इन्हीं वस्तुओं को हम भारत में महंगी या अनुपयोगी समझकर नहीं खरीदते हैं।
अंकिता और आशुतोष के सहयोग से खरीदारी का काम भी पूरा हो गया। अंत में रमाकांत और उनकी पत्नी विभा के लिए उपहार खरीदने की उनकी पेशकश पर अंकिता को आश्चर्यचकित देखकर वो बोले, बेटी वो पराये अवश्य हैं, लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि इस समय तुम्हारी दादी की देखभाल की जिम्मेदारी निभाकर उन्होंने अपनों से अधिक हमारा साथ दिया है, वरना हमारा तुम्हारे पास आना भी संभव ना हो पाता। परिवार के सदस्यों के लिए उपहार ले जाना मेरी नजर में रस्म अदायगी है, लेकिन उनके लिए उपहार ले जाना मेरा कर्तव्य है। लौटने पर अभी व्यवस्थित भी नहीं हो पाए थे कि भाई दिनेश और बहन दीपा सब परिवार आ गए। क्रोध भी आया कि ये भी नहीं सोचा कि 6 महीने के पश्चात घर लौटने पर फिर से व्यवस्थित होने में समय लगता है। दीपेश के चेहरे पर गुस्सा देखकर उन्होंने उन्हें किनारे ले जाकर धीरे से कहा, गुस्सा थूक दीजिए, ये सोचकर खुश होने का प्रयत्न कीजिए कि कम से कम इस समय तो सबने आकर हमारा मान बढ़ाया है। आप बड़े हैं, भूल चूक माफ करके बड़कपन दिखाइए। अनु की बात सुनकर दीपेश ने मन के क्रोध को दबाया, सकारात्मक सोच से उनका स्वागत किया। खुशी तो उन्हें इस बात पर हो रही थी कि सदा झुंझलाने वाली अनु सबको देखकर अत्यंत खुश थी। शायद उसे अपने विदेश प्रवास का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कोई तो चाहिए था, या इतने दिनों तक घर परिवार के झंझटों से मुक्त रहने तथा मन माफिक भ्रमण करने के कारण उसका तन मन खुशियों से ओतप्रोत हो रहा था और अपनी इसी खुशी में सभी को सम्मिलित करके वो अपनी खुशी दुगनी करना चाहती थी। मैंने और अनु ने काफी सोच विचार के पश्चात तुम सभी के लिए उपहार खरीदे हैं, आशा है कि पसंद आएंगे। शाम को फुर्सत के क्षणों में दीपेश ने सूटकेस खोलकर प्रत्येक को उपहार पकड़ाते हुए कहा। अटैची खाली हो चुकी थी, उसमें एक पैकेट पड़ा देखकर सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। उसे उठाकर अनु को देखते हुए दीपेश ने कहा, ये उपहार रमाकांत और विभा भाभी के लिए हैं, जाकर उन्हें दे आओ। लेकिन उनके लिए उपहार लाने की क्या आवश्यकता थी? अम्मा ने प्रश्नवाचक नजरों से पूछा। अम्मा, शायद तुम भूल गईं कि तुम्हारे अपने जो तुम्हें कुछ भी माह तक अपने पास रखने को तैयार नहीं हुए थे, उस समय रमाकांत और उनकी पत्नी विभा ने न केवल हमारी समस्या को समझा बल्कि तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी उठाने को भी सहर्ष तैयार हो गए। अम्मा, तुम्हारी निगाहों में उनकी भलमनसाहत की भले ही कोई कीमत ना हो या तुम्हारे लिए वो आज भी पराये हो, पर मेरे लिए आज रमाकांत पराये होकर भी मेरे अपनों से बढ़कर हैं। कहते हुए दीपेश के स्वर में न चाहते हुए भी कड़वाहट आ गई। अनु उपहार लेकर रमाकांत और विभा भाभी को देने चली गई थी। सच बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए थे। दीपेश जानते थे कि उनके अपने उनसे उपहार प्राप्त करके भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वो उनके प्रेम से लाए उपहारों को पैसे के तराजू पर तोल रहे हैं, जबकि रमाकांत और विभा उनसे प्राप्त उपहारों को देखकर फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उनसे कोई अपेक्षा न थी। उन्होंने एक माँ की सेवा करके मानवीय धर्म निभाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।